गुड इवनिंग स्टूडेंट। सभी लोग गुड इवनिंग तो बोल दिया करें, क्योंकि यही तो एनर्जी है। हम लोग एक दूसरे को अभिवादन तो करें, यही भारतीय परंपरा। जय श्री राम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर और डेरिवेशन है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 फिजिक्स का पहला डेरिवेशन, जिसे हम डेरिवेशन के नाम से जानेंगे। और उसका नाम क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने कल की क्लास में इम्पोर्टेंट क्लास जो लिया था वो डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की क्लास लिया था। अब हमें ये पता है कि जो डाइपोल होता है एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो 2 पॉइंट चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होंगे, दोनों मिलकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? लेकिन कोई पूछे आपसे कि डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, तो शायद मैंने कल आपको बताया था 0 होता है। क्यों? नेट इक्वल टू 0 लिखा था मैंने, लिखा है कॉपी में। तो डाइपोल का नेट चार्ज, पीछे बैठो बेटा, तुम पीछे बैठो, पीछे बैठो, क्लास में बात नहीं करना है। तुम और इधर बैठो, पढ़ाते समय तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं मुझे, ध्यान रखिए। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। याद रखिए, यही क्वेश्चन है। आपको पता नहीं क्वेश्चन क्या है? नेट चार्ज ऑफ डाइपोल इज 0। ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी जितने पेपर होगा उतने क्वेश्चन रहेगा, तो फिर आप दूसरा लगा के चले आएंगे। तो जो क्लास में बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप देखिए प्रीवियस के जितने पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो मैं बोलता हूँ। तो सुनिए आराम से, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सुनिए, तो आज हम फाइंड करेंगे, हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ये हमारी हेडिंग है। डाइपोल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। जिनका लेक्चर छूट गया है आज वो अपना वीडियो देख सकते हैं। कल का वीडियो अपलोड हो गया है, उसे आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आज का वीडियो कल अपलोड होगा, तुरंत ही नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। क्लियर है सभी को? डाइपोल के बारे में सभी को नॉलेज होना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कल हमने जब डाइपोल डिस्कस किया था तो उसमें 2 एक्सिस बताया था, याद है? एक अलोंग द डाइपोल एक्सियल एक्सिस बोला था, और दूसरी परपेंडिकुलर टू डाइपोल, जिसे हमने क्या कहा था? इक्वेटोरियल एक्सिस या कोएक्सियल एक्सिस बोला था। यही बोला था। तो 2 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालना है। पहला केस यहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे? एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन। और इसका दूसरा फेमस नाम है इंड ऑन पोजीशन। नाम याद रखिएगा, इंड ऑन पोजीशन। ठीक है? कभी कभी इंड ऑन पोजीशन के नाम से पेपर में आता है और हम कोएक्सियल करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे याद रहता है यदि एक्सियल पूछता तो एक्सियल लिख के देता। ये तो एक्सियल नहीं लिखा, क्या लिख दिया? इंड ऑन पोजीशन। अब हमें पता ही नहीं कि इंड ऑन पोजीशन ही एक्सियल पोजीशन है, और हम बनता हुआ क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। क्लियर है? इसलिए इनके नाम याद रखिए। नाम यदि भूल गया तो बनता हुआ भी कोई मतलब नहीं है।
तो एक्सियल along the axis in the position मतलब उसी एक्सिस में चार्ज के जो डायपोल हैं उन्हीं के एंड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। क्लियर है सभी को? अब हम इसे एक्सियल पोजीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि डायपोल के along the axis हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज एक्सियल पोजीशन। व्हाट इज एक्सियल पोजीशन पहले से डिफाइन कर लें, फिर धीरे धीरे डेरिवेशन को करेंगे, आराम से समझेंगे, समय लगेगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, बस आपको समझना है कि कौन चीज कहाँ से आ रहा है। बताने का काम मेरा है, समझने का काम आपका है। जहाँ भी लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा पूछ लीजिए, पूछने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसा तो नहीं कि कहीं पूछें और सर डांट लें, ये बिल्कुल ना सोचें आप, ऐसा कतई ना सोचें। पूछने के लिए मैं कभी किसी को नहीं डांटा, नहीं डांटूंगा आज भी। केवल मैं कब डांटता हूँ? जब कोई मेरे पढ़ाते समय बात करता है, बस मेरे पढ़ाते समय आपको बात नहीं करना, इतना ध्यान रखना। तो एक्सियल पोजीशन क्या है? पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइन along the axis of dipole. The electric field intensity to be determined along the axis of dipole at any point मैं P पॉइंट मान लेता हूं, any point P is called axial axis, is called axial axis। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल किसी पॉइंट P पे फाइंड कर रहे हैं, और इस मेथड को हम क्या कह देते हैं? एक्सियल पोजीशन। अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और इंडान पोजीशन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी डिटरमाइंड अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल एट एनी पॉइंट से P is called axial position or end-on position। डेफिनेशन में किसी को डाउट है? कोई डाउट है डेफिनेशन में? अब देखिए, सबसे पहले हम एक डायपोल कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? डायपोल कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। कंसीडर अ डायपोल of dipole minus q and plus q। Consider a dipole minus q and plus q। ठीक है, at point A and B with dipole length 2L। Consider a dipole minus q and plus q। ये minus q plus q कहाँ है? At a point A and B। Minus q and plus q placed at a point A and B with dipole length, यहाँ पे लिख लीजिए dipole length। बोल रहा हूं लेकिन लिख नहीं पा रहा हूं मैं। Consider a dipole minus q and plus q placed at a point A and B with dipole length 2L। क्लियर है यहाँ पे?
ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पे? पॉइंट पी पे। कहाँ पे? पॉइंट पी पे, जो अलोंग द एक्सिस होगा। यहाँ तक लिख लिया सबने। अब ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे डेरिवेशन में डायग्राम होता है। याद रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे डेरिवेशन में डायग्राम होता है। यदि डायग्राम आपने क्लियर समझ लिया तो फिर वही तो लिखना है। पर डायग्राम को क्लियर नहीं समझ पाए या क्लियर बना नहीं पाए तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, केवल आप लिखेंगे बस। लेकिन हम जो लिखेंगे ना, वो सब कुछ उसी डायग्राम से लिखेंगे। इसलिए आपको डायग्राम पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बनाइए। इससे बनाएंगे? पेंसिल से। पेन से बनाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आइए हम डायग्राम पे फोकस करें। स्टेटमेंट लिख लिया सबने? स्टेटमेंट लिख लिया। अब देखिए, हम इसका डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जैसा मैं बना रहा हूं उसको देखते चलिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायपोल। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायपोल। डायपोल का मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू। चार्ज क्या होंगे डायपोल पे? बात मत करिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू कहाँ पे है? इंड ए पे। प्लस क्यू कहाँ रख दिया मैंने? इंड बी पे। और डायपोल की लेंथ कितनी है? 2l। ये क्या बना दिया मैंने अभी तक? डायपोल बनाया है मैंने। और कुछ किया क्या? अभी तक मैंने क्या किया? डायपोल बनाया है बस। अब along the axis ऑफ डायपोल का मतलब यही एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट P हमें कंसीडर करना है। तो इसी एक्सिस पे यहाँ पे हम एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे और वो पॉइंट P हमारा डायपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे होगा। ध्यान रखिएगा, P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। कहां से? सेंटर ऑफ डायपोल। डायपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। व्हाट इज P? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट विच पॉइंट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हो ड्यू टू डायपोल। तो वो पॉइंट क्या है? P है। P पे मैं जानना चाहता हूं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, जो डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल में यदि एक चार्ज को हम माने, एक चार्ज नहीं है मान लीजिए, तो इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट P पे फील्ड होगी और उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। याद है हमने निकाला है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला है। अब मान लीजिए प्लस क्यू नहीं है, कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। तो माइनस क्यू के कारण जब P पे निकालेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो दो पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे निकालना है? पॉइंट P पे। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज मिलाकर डायपोल बनेंगे। अब डायपोल तभी कहेंगे जब दोनों पॉइंट चार्ज क्या हो? इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे कितने पॉइंट चार्ज दिख रहे हैं आपको? कितने पॉइंट चार्ज दिख रहे हैं? दो। कौन कौन से? प्लस क्यू और माइनस क्यू। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बोलिए। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई
R²। यही फार्मूला आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, R क्या है? जब हमने ये फार्मूला निकाला था तो यहाँ पे एक प्लस क्यू लिया था, आपको याद होगा, और इस प्लस क्यू से उस पॉइंट चार्ज पॉइंट P तक की डिस्टेंस, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, जहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया था, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे किस चार्ज के कारण आई थी? सोर्स चार्ज के कारण। किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी? सोर्स चार्ज के कारण। इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड आई थी उसी का फार्मूला है। व्हाट इज स्मॉल आर? व्हाट इज स्मॉल आर हियर? डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है। और फील्ड किसके कारण है? प्लस क्यू चार्ज के कारण। समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या होना जरूरी है? पहला, वो चार्ज जिस चार्ज के कारण फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द सोर्स चार्ज। दूसरा, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उस चार्ज से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस आपको पता हो। पहला क्या पता हो? वो पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज, बिना पॉइंट चार्ज का तो फील्ड हो ही नहीं सकती। हो सकती है, बिना चार्ज के फील्ड हो सकती है क्या? तो पहला दिमाग में ये बैठाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी? क्या वो कब होगी? जब पॉइंट चार्ज होगा। दिमाग में बैठाइए जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी? जब पॉइंट चार्ज होगा। और पॉइंट चार्ज, और दूसरा क्या होना जरूरी है? उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक के डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने के लिए दो चीज चाहिए, याद कर लीजिए। दो चीजें चाहिए, क्या क्या? एक पॉइंट चार्ज, दूसरा उस पॉइंट चार्ज से जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसकी डिस्टेंस, तो R चाहिए। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में कितने पॉइंट चार्ज हैं? कितने पॉइंट चार्ज है डायग्राम में? 2 पॉइंट चार्ज हैं। पहला प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। 2 पॉइंट चार्ज मिलकर एक डायपोल बनाते हैं। मतलब एक डायपोल में कितने पॉइंट चार्ज होंगे? 2। अब आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो पहले 1 बाय 1 निकाल लेंगे। पहले प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट P पे, फिर माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट P पे, फिर दोनों का रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? स्टेप पहले समझिए, ठीक है? तो 2 चीज चाहिए, एक पॉइंट चार्ज, दूसरा उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस। ये सबको पता है। अब बताइए हमें कि हमारे पास पहला पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो आपको प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आपको पता है? अभी आपको पता है? अभी नहीं पता है। अभी क्या पता है? ध्यान से देखिए। पहले तो ये डायपोल लेंथ, यदि ये पूरी डायपोल लेंथ 2L है तो इसके सेंटर से दोनों तरफ कितनी हो जाएगी? L और L। मतलब OA हमारा कितना हो जाएगा? L, और OB कितना हो जाएगा? L। क्लियर है? क्लियर है? अब हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए AP और BP। डिस्टेंस क्या चाहिए पॉइंट चार्ज से? भाई प्लस क्यू से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस चाहिए। तो हमें यदि ए से हम बात करें, ए से ध्यान से देखिए, P से O तक की डिस्टेंस कितनी है? R है। सबको दिख रहा? P से O तक की डिस्टेंस कितनी है? R है। और ये कितनी है? L। तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस, सभी को दिख रही क्या? मतलब हमारा AP कितना हो गया? R प्लस L। क्लियर है सभी को?
अब आपको दूसरी डिस्टेंस क्या चाहिए, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस। कोई बता सकता है? प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस सब लोग बताओ। किसको किसको समझ में आ रहा है? माइनस का आ रहा है, गुड। तो ये पूरी डिस्टेंस आर है, इस पूरी डिस्टेंस में इतना माइनस कर दो आप, ओबी। ओबी कितना है? यल। मतलब आर में से यल माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? बीपी। तो बीपी इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा? आर माइनस। सभी को क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? ये तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन। डायरेक्शन भी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। अभी डायग्राम कोई नहीं बनाएगा। डायरेक्शन अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया यदि कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है तो इससे फील्ड हमेशा बाहर निकलती है। ये सभी को याद है क्या? यदि प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है तो फील्ड कहां जाएगी? बाहर। मतलब यदि मैं इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर बाहर की ओर होगी कि नहीं? अब ये जब बाहर की ओर होगी तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख दूं इधर E1, बाहर की ओर डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। किसके कारण है E1? प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण। अब यदि मैं माइनस क्यू पॉइंट चार्ज बनाऊं तो माइनस क्यू पे फील्ड क्या होती है? इसमें यदि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है मान लीजिए, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे फील्ड बाहर क्यों जाएगी? जाएगी प्लस क्यू। और माइनस क्यू मान लो यहाँ पॉइंट जब पी है तो माइनस क्यू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से फील्ड क्या होगी? उस निगेटिव चार्ज की ओर जाएगी। जाएगी कि नहीं? प्लस क्यू से उस पॉइंट पी की ओर फील्ड की डायरेक्शन जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन समझिए, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन बाहर, माइनस क्यू उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अंदर की ओर। अब यहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिए, प्लस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन बाहर, माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से माइनस क्यू की ओर आएगी। मतलब इसकी डायरेक्शन मैं ऐसे बना दूं और यहाँ क्या लिख दूं? क्लियर है सभी को? प्लस क्यू बाहर की ओर। क्यों बाहर की ओर? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बाहर की ओर जो डायरेक्शन है वो प्लस के कारण है और जो माइनस की ओर डायरेक्शन है वो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण है। इस तरह से दोनों पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आपने यहाँ पे शो किया है। समझ में आया क्या? यहाँ तक बनाइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर E2 की। तो पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to plus Q point charge। याद रखिए पॉइंट क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q पॉइंट चार्ज क्या होगी? E1 इक्वल टू, फार्मूला बताइए पॉइंट चार्ज का। फार्मूला बोलिए सभी लोग, 1/, सभी लोग बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से? प्लस क्यू से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक। तो यहाँ पे बीपी है, तो बीपी का स्क्वायर। प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है? बीपी, जो आर माइनस एल होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर नहीं पता। कब नहीं पता चलेगा? जब कभी दिमाग का यूज नहीं करोगे। बाकी काफी सब लिखा है, कॉपी में जब लिखे तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना?
कौन सी क्वांटिटी है? आज याद कर लो, अभी याद करो, जिंदगी में कभी कोई पूछे तुरंत बता दे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा डायरेक्शन क्या होगी E1 की? अलोंग क्या है? अलोंग BP वेक्टर। डायरेक्शन क्या है? अलोंग BP वेक्टर, B से P की ओर, B से P की ओर अलोंग BP। सही लिखा है। यहाँ पे ब्रैकेट में अलोंग BP वेक्टर लिखना ना भूलें, ये नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लिख रहे हैं अभी, वो मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो ये बता देता है उसकी डायरेक्शन। क्लियर है सभी को? आप BP की वैल्यू रखते हैं तो कितना लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP कितना है? R माइनस L। तो R माइनस L का स्क्वायर। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे हम सुंदर सा लिखेंगे अलोंग BP वेक्टर। ये लिखना नेसेसरी है, अलोंग BP वेक्टर, याद रखिए। और कुछ लोग बिना नॉलेज के, जब उनको नॉलेज नहीं होता तो वो यहाँ भी वेक्टर लगा देते हैं। जब नॉलेज नहीं होता तब यहाँ क्यों लगाएंगे? यदि आपने यहाँ लगा दिया तो वेक्टर शो कर दिया, और ये वेक्टर फॉर्म का फार्मूला नहीं है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड में। तो फिर आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे गलत लगा देते हैं, फिर कहते हैं सर आपने नंबर काट दिया। तो यदि यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ फिर R क्यों हो जाएगा फार्मूले में? फिर गलत है कि नहीं है? इसलिए ध्यान रखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसमें लिखी है? मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ये। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? आप तो वेक्टर नहीं लगाएंगे, लगा देंगे, मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये E1 लिख दिया। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसी में आगे लिखेंगे आप, मैं तो सुधार कर दूंगा डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q पॉइंट चार्ज। तो माइनस Q पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आएगी? E2। आप ये पॉइंट फिर से लिखेंगे नीचे, यहां से फिर से लिखिए नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q पॉइंट चार्ज कर दिया, प्लस Q की जगह क्या हो गया? माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करूंगा? यहाँ E1 की जगह E2 लिखूंगा। अब बोलिए डायरेक्शन, यहाँ BP स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? AP स्क्वायर लिख दूं। और अलोंग क्या लिखूंगा? डायरेक्शन क्या लिखूंगा E2 की? AP। कई लोग बोल रहे हैं AP लिखिए सर। आपको दिख रहा है कि E2 P से A की ओर आ रहा है कि A से P जा रहा है? P से A जा रहा है, तो अलोंग PA वेक्टर लिखना है। क्या लिखेंगे? अलोंग PA वेक्टर। ध्यान रखिए, यही टर्म याद रखना है। P से A की ओर माइनस चार्ज पे फील्ड आती है, ना कि उससे जाएगी। प्लस चार्ज से जाती है, माइनस चार्ज पे आती है। अब ये अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? R माइनस L की जगह A से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L। और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, अलोंग P ले लेते हैं। क्लियर है सभी को? दोनों इक्वेशन समझ में आ गया? बोलो। AP लिखो चाहे P, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड में है। ये तो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन यहाँ दिख रही है। यहाँ AP स्क्वायर लिखो या PA स्क्वायर, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? ये मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे आपको PA जरूर लिखना पड़ेगा, वहां AP नहीं लिख सकते। और कोई कंफ्यूजन? अब हम क्या करेंगे? दोनों पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया है। अब क्या काम है आपका? अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब
डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। अब हम किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं? डायपोल की। क्लियर है? तो अब हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्म और जोड़ देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल। तो दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल रिजल्टेंट। अब ध्यान से देखिए क्या लिख देंगे। हमारे पास ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, E1 माइनस E2, E2 माइनस E1, E1 प्लस E2। तीन ऑप्शन है, इन तीनों में कौन सा सही है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल, तीनों में से सही कौन सा है? E1 प्लस E2। E1 माइनस E2 क्यों? रीजन पता होना चाहिए, बिना रीजन का यहाँ कोई आंसर नहीं होता। बिना रीजन का कोई आंसर नहीं। ऐसे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मान लेंगे क्या आप? आपके हिसाब से यदि E1 माइनस E2 है तो क्वेश्चन ये है क्यों, कैसे? बोलिए, बताना पड़ेगा। ऐसे माइनस E2 माइनस E1 ना कर देंगे, वो बाहर से अंदर से मतलब नहीं। और कोई बताएगा? क्वेश्चन मेरा जायज है। E1 माइनस E2 ही क्यों करेंगे, या E2 माइनस E1 क्यों करेंगे, या E1 प्लस E2 क्यों करेंगे? तीनों में से कौन सा करेंगे, ये रीजन आपको जानना जरूरी है। बिना रीजन का कुछ नहीं होता यहाँ। अब हम आपको बता रहे हैं रीजन क्या है, रीजन को समझना है। सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि हम E1 माइनस E2 करेंगे कि E2 माइनस E1 करेंगे कि E1 प्लस E2 करेंगे रिजल्टेंट के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के लिए। तो किसको करेंगे और क्यों करेंगे, आइए समझते हैं। पहला तो आंसर सही है आपका, E1 माइनस E2 करेंगे। पहला आंसर सही है, E1 माइनस E2 करेंगे। दूसरा क्यों करेंगे, दूसरा क्या है, क्यों करेंगे। अब क्यों करेंगे ये समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किस चार्ज के पास है? इस पॉइंट चार्ज के पास कौन सा पॉइंट चार्ज है जो पास में हो? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज के कारण ज्यादा होगी, बोलिए? प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, माइनस क्यू के कारण कम होगी। माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस पहला काम, माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब दूसरा क्वेश्चन कि E1 माइनस E2 करेंगे कि E2 माइनस E1। तो E1 माइनस E2 इसलिए करेंगे क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे ड्यू टू प्लस पॉइंट Q चार्ज के कारण ज्यादा है। मतलब यदि प्लस Q पॉइंट चार्ज के पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड है वो तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, है ना? और इस चार्ज के कारण, क्लियर है, समझ में आ रहा है कुछ? तो P पॉइंट पे किस चार्ज के कारण फील्ड ज्यादा होगी? E1 के कारण होगी कि नहीं? क्योंकि E1 सबसे ज्यादा नजदीक है। तो जो पॉइंट चार्ज उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ज्यादा पास होगा उसका फील्ड इंटेंसिटी, जैसे दो फैन चल रहे हैं,
मेरे को किसकी हवा ज्यादा लगेगी? इसी की ना। तो फील्ड मेरे को इसी की फील्ड ज्यादा लगेगी, उसकी वो माइनस क्यू है मान लो, और ये प्लस क्यू है। और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, तो मुझे किसकी फील्ड ज्यादा लगेगी? इसी की ना। तो ये माइनस वो होगा यदि अपोजिट में है तो। क्लियर है? अब मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? नेट समझ में आ गया सभी को? E1 माइनस E2 क्यों करेंगे, सभी को समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे E1 की वैल्यू क्या थी? 1/4 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ये E1 की वैल्यू माइनस E2 की वैल्यू, अभी जो आपने कॉपी में लिखा है। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, किसी को दिख रहा है? क्या कॉमन होगा? Q/4πε0। अंदर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड स्टार्ट हो गई है, इसको समझना है, जल्दी से लिखिए यहाँ तक। अब आपको केवल मैथमेटिकल मेथड सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, E इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q बाई 4πε0 कॉमन हो गया, एलसीएम ले लें, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ से R माइनस L कटेगा, ऊपर बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेगा बाद में, ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, उसको दिक्कत है तो पूछे। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हूं तो मैं इसको ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है तो ab अंदर करके ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिख दिया, लिख सकता हूं। मैथ है, ऐसा कर सकता हूं। R माइनस L R प्लस L दोनों का होल पावर लिख दिया। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? क्या किया मैंने? आपके सामने यहाँ लिखा है। अब ऊपर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला मुझे लगता है सभी को याद होगा। अब जिसको ना याद हो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। a स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर माइनस 2RL, उसके लिए मैं बोलने लायक भी नहीं क्यों? मैं समझता हूँ नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या लगाया फार्मूला सभी को याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर गुणा कर दो। हमें पता है कि माइनस का किसी संख्या में गुणा कर दे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जिसको ना पता हो वो क्या करे? वो चिन्ह ना बदले और क्या। अब देखिए यहाँ नीचे फार्मूला लगेगा, नीचे क्या लगेगा? a माइनस बी ए प्लस बी। किसी को याद है फार्मूला? a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि बायो वालों की गलती नहीं है बेचारों की, बेचारे कभी पढ़ते नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही फिजिक्स में आती है मैथ, और फिजिक्स में तो वो मैथ आती है जो मैथ से भी कठिन होती है। यहाँ तक आया a माइनस बी ए प्लस बी के कारण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और स्क्वायर पहले से ही था बाहर। क्लियर है? अब यहाँ से r स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर? सबको दिख रहा है 4πε0 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी लोग लिखें। और कुछ करूं तो जहां पे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां रिजल्ट में डायपोल मोमेंट होगा। क्या बोल रहा हूं? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल होगा वहां रिजल्टेंट में डायपोल मोमेंट आएगा ही आएगा।
तो डायपोल मोमेंट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे फार्मूला याद है, डायपोल मोमेंट का फार्मूला किसी को याद है? इससे 1/4πε0 लिख लिया, इस क्यू को अंदर जाने दो और 2l, l के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बच गया, 2r बच गया। 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 × 2, तो 2 को l के साथ ले लिया तो एक 2 बचा और r बच गया। ठीक है, उस 2r को हमने बाहर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अंदर r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब ये q × 2l क्या है, ऊपर से मिटा दें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसको डाउट होगा मेरे से पूछ लेगा, बाद में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, q × 2l को p लिख दूंगा, p × 2r डिवाइडेड बाई r² माइनस l² का होल स्क्वायर। मैंने p किसको लिख दिया, आपको डायपोल मोमेंट का फार्मूला याद है, डायपोल मोमेंट इक्वल टू q × 2l, तो q × 2l को हमने p लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला ये है, लेकिन अब हमारा जो डायपोल होता है ना, डायपोल की लेंथ तो होती है वो बहुत कम होती है। डायपोल लेंथ कैसी होती है, वेरी स्मॉल। अब 2l वेरी स्मॉल है तो l उससे भी छोटा हो गया ना, तो यहाँ l है। और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फैन चल रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 25-30 सेंटीमीटर दूर, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बहुत दूर होता है। r तो बहुत बड़ा होता है l के कंपैरिजन, l तो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक केस लिखता हूँ, एक r वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ये r जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये डिस्टेंस है, और जो l है वो डायपोल लेंथ है जो बहुत छोटी है, मतलब l टेंड्स टू 0 हो जाएगा। l क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेंड्स टू 0। तो जब l टेंड्स टू 0, तो ये 0 रख दूं यहाँ, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, 1/4πε0 2pr बाई r पावर 4 हो जाएगा ना, r² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r पावर 4। सभी को आ रहा है समझ में? अब यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन आपको क्या मिलेगी, 1/4πε0 2p बाई r³। ये फाइनल रिजल्ट है आपका। नहीं, वो तो काट सकते हैं, लेकिन ये k है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2kp बाई r³, 2kp बाई r³, r में लिख सकते हैं। क्लियर है? k का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसका ग्राफ बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ 1 मिनट में बना दें। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली, मतलब क्यूबिक ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा पावर यहाँ नीचे बढ़ेगा, स्लोप उतना ज्यादा बढ़ेगा, और डिक्रीज होगी फील्ड उतनी तेजी से। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये आपका ग्राफ होगा। r² का भी मैंने बनाया था, ये स्लोप थोड़ा कम बनाया था, ठीक है ना। यदि मैं r² और r³ का ग्राफ बनाऊं दोनों को एक साथ, तो ये वाला ग्राफ जो होगा r² का होगा, और ये वाला ग्राफ जो होगा r³ का होगा। जितना ज्यादा पावर बढ़ेगा ये ग्राफ उतना ज्यादा घटेगा, इस तरह से स्लोप बढ़ेगा उसका। समझ में आया क्या? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।